नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज एक अहम बैठक है और इस बैठक को लेकर बताया जा रहा है कि कोविड-19 और डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है। सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारी जुड़ेंगे जिनसे मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज एक अहम बैठक है। कोविड-19 और डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये बैठक करने वाले हैं। इसमें सभी जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे जिनसे मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अहम बैठक है आज। कोविड-19 और डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। रवि केंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए। रवि, कब मुख्यमंत्री की यह बैठक होगी और क्या क्या मुद्दे इसमें रहेंगे? कि देखिए कौशल 10:30 बजे ये देहरादून सचिवालय में बैठक ली जाएगी। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक है। तमाम जिलाधिकारी जो है प्रदेश के, उन सबसे समीक्षा बैठक एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये चर्चा की जाएगी कि उनके जिलों में कोविड की क्या स्थिति है। और दूसरा, इस वक्त जो है कोविड के बाद डेंगू एक समस्या है प्रदेश में। हालांकि ये गनीमत है कि इस वर्ष जो है अभी तक डेंगू के कुछ ऐसे ज्यादा मामले नहीं आए हैं, गिने चुने एक आध मामले ही प्रदेश में आए हैं। तो दो चीजों को लेकर ये समीक्षा बैठक होगी, चर्चा होगी। साथ ही कोविड को लेकर किस तरीके से आगे एहतियात बरतने, क्योंकि अनलॉक 3 भी शुरू हुआ है। तो इन सब चीजों पर जो ये पूरा एक जायजा होता है जो अक्सर जो है मुख्यमंत्री शनिवार को लेते हैं। तो आज भी ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जो 10:30 बजे शुरू होगी और तमाम जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के साथ जुड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अहम बैठक है आज। कोविड-19 और डेंगू को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में मानसून सीजन की इस बार कुछ ज्यादा ही तबाही नजर आ रही है। कर्णप्रयाग से पहाड़ी दरकने की एक बेहद ही खतरनाक तस्वीर सामने आई है। देवली बगड़ के पास पहाड़ी से मलबा गिरा है जिसके बाद रोड बंद हो गई है। पहले पहाड़ी में हलचल होती है जिसके बाद भारी मात्रा में मलबा रोड पर गिर जाता है। उधर दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं रुद्रप्रयाग की, वहां भी पहाड़ी दरक रही है। तो ये तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक देवलीगढ़ बगड़ में पहाड़ी दरकी है और दूसरी रुद्रप्रयाग में भी मलबा सड़क पर आ गया है। तो लगातार जो भूस्खलन है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तराखंड से। तो मानसून सीजन इस बार कुछ ज्यादा ही तबाही कर रहा है उत्तराखंड में। कर्णप्रयाग में पहाड़ी दरकने की ये खतरनाक तस्वीर सामने आई है। देवलीगढ़ बगड़ के पास पहाड़ी से मलबा गिरा है और वहीं रुद्रप्रयाग में भी सड़क पर पहाड़ी से मलबा आया है जिसके चलते रास्ता एकदम खस्ता हाल हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कर्णप्रयाग में हाईवे पर यह मलबा आया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से जो पहाड़ी है वो दरक कर मलबे की शक्ल में इस हाईवे पर आ गई। तो दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं जहां भूस्खलन हुआ तो रोड ही बह गई, खस्ता हाल हो गई रोड। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दो, कर्णप्रयाग हाईवे पर कैसे मलबा आया और रुद्रप्रयाग में कहां पहाड़ दरक रहे हैं। पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त इलाकों में हालात आज भी सुधरे नहीं है। 22 दिन बीतने के बाद भी आपदा पीड़ित लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पाई है। बारिश की वजह से इलाके के तमाम पैदल रास्ते, पुल और गांव को जोड़ने वाले लिंक मार्ग ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे में लोगों को अपने रोजमर्रा के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए भी जूझना पड़ रहा है। तो 22 दिन हो गए हैं पिथौरागढ़ में आपदा आए हुए, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों के हालात नहीं सुधर पाए हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। लोग अभी भी जरूरी सामानों के लिए मशक्कत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए जहां रास्ता बह गया, जो पुल बह गया, तो ऐसे में वैकल्पिक रास्ता उनके लिए बनाया गया, लकड़ी का पुल बनाया गया लोगों के लिए। पिथौरागढ़ की कई जगह पर बारिश के चलते आपदा आई। हम गए धारचूला से आगे तवा घाट की ओर, तो खेला में गांव में जो पीएमजीएसवाई की सड़क ऊपर से जो टूट गई थी, उससे जो है खेला सोबला सड़क जो है बंद हो गई थी।
फिर वहाँ पर बीआरओ जो है रेस्क्यू का कार्य कर रहा था, उस रोड को साफ करने का काम भी कर रहा था और लोगों को आर पार भी करा रहे थे, जिससे लोगों को, जन सामान्य को कोई दिक्कत न हो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जून 2013 की आपदा से जुड़ी। ये बड़ी खबर, सरकार ने बनाई है हाई लेवल कमेटी। तो जून 2013 की आपदा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। केदारनाथ में लापता लोगों की जांच करेगी ये कमेटी और 2 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी ये कमेटी। इस कमेटी में आईजी एसडीआरएफ इस कमेटी का नेतृत्व करेंगे। राज्य सरकार को ये आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। कमेटी की रिपोर्ट करनी होगी सार्वजनिक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जून 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी, उसमें जो लोग लापता हुए थे उनकी जांच के लिए एक कमेटी बनेगी। ये आदेश राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने दिए हैं। आईजी एसडीआरएफ इस कमेटी का नेतृत्व करेंगे और जो रिपोर्ट होगी वो राज्य सरकार को सार्वजनिक करनी होगी। 2013 के अंदर आई आपदा, जिसके अंदर हजारों लोगों के शव आज भी केदारनाथ घाटी के अंदर दबे हुए हैं, उनके शवों को निकालने और उनके अंतिम संस्कार को लेके आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आगे इस मामले की सुनवाई हुई, जिसके अंदर राज्य सरकार ने एक हलफनामा दाखिल करा कि उन्होंने जो है आज एक स्पेशल हाई पावर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी गई है, जिसके अंदर जो है जिसके अंदर वाडिया इंस्टीट्यूट, एएसआई और हिमालयन ग्लेशियोलॉजी को भी उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, जैसा जिसकी जो चेयरमैनशिप है वो इंस्पेक्टर जनरल एसडीआरएफ करेंगे। लगता है कि उत्तराखंड में अधिकारियों ने ना सुधरने की कसम खा रखी है। टिहरी में विधायक की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में कई अधिकारी नदारद रहे, जिससे विधायक को गुस्सा आ गया और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगा दी। 15 साल से एक ही गांव में उसको एक ही गांव दे रखा है, क्या तुम्हारी मोनोपोली है? चेंज करो उनको, क्यों नहीं करते आप चेंज? टिहरी से विधायक धन सिंह नेगी अधिकारियों पर गुस्सा उतार रहे हैं। विधायक जी को गुस्सा इस बात पर है कि अधिकारी जनहित की योजनाओं में लापरवाही कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान ही धन सिंह नेगी का पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगा दी। 15 साल से एक ही गांव में उसको एक ही गांव दे रखा है, क्या तुम्हारी मोनोपोली है? चेंज करो उनको, क्यों नहीं करते आप चेंज? और क्या आगे पीछे करो, गांव चेंज करो उनके। 5 गांव हटाओ, 5 नहीं दो, ये कहां लिखा घर में रहेगा। बैठक में कई अधिकारी नदारद रहे, जिससे विधायक का गुस्सा और बढ़ गया। विधायक का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकार की कई योजनाओं का फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि प्रवासियों के जॉब कार्ड नहीं बन रहे हैं, सड़कों के काम अधूरे पड़े हैं, तो वहीं मनरेगा के काम भी लटके हैं। उनको ये इंस्ट्रक्शन किया गया है कि बैठकों में नियमित रूप से नियमित शासन को लिखा जाएगा। एक ही प्रकरण है। दूसरा, आज समीक्षा पीडब्ल्यूडी और मनरेगा संबंधित टिहरी विधानसभा के कार्यों की और टिहरी विधानसभा के भीतर वर्तमान में जो सड़कें स्वीकृत हुई आरटीओ से पास हुए, ऐसा सुनिश्चित के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ जिन सड़कों पर काम होना उनको तत्काल किया जाए, उन समयबद्ध से काम पूर्ण किया जाए। मनरेगा में जॉब कार्ड बनने की, जो प्रवासी लोग बाहर से आए हैं उनके कार्ड बनने में दिक्कतें आ रही हैं और उस दिक्कत को आज समाप्त कर दिया गया। ये हाल तब है जबकि नए मुख्य सचिव भी साफ हिदायत दे चुके हैं कि अधिकारी बगैर किसी कारण की मीटिंग से नदारद नहीं रहने चाहिए। अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो इसकी जानकारी देनी होगी, मगर लगता नहीं कि अधिकारियों पर इसका कोई असर हुआ है। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खटीमा के नानक सागर से युवक और युवती की लाश बरामद हुई है। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती बरेली के रहने वाले थे। ये दोनों पिछले 3 दिन से घर से गायब थे। आशंका है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने सुसाइड की है। तो बरेली के ये युवक और युवती थे और खटीमा में नानक सागर जो डैम है वहां इनके शव मिले हैं। प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान आपने ऐसी ढेर सारी तस्वीरें देखी होंगी जब लोग पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े थे। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। इन दिनों उत्तराखंड में कुछ लोग पैदल ही अपने घरों के लिए आ रहे हैं, मगर प्रशासन का कहना है कि बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी।
सिर पर सामान की गठरी और मीलों का पैदल सफर। अपने घर के लिए पैदल दूरी नाप रहे इन लोगों की मंजिल अभी काफ़ी दूर है। ये तस्वीरें यूपी उत्तराखंड बॉर्डर की, जहां लोग पैदल ही अपने घरों को जा रहे हैं। बॉर्डर तक तो इन्हें यूपी रोडवेज की बस ने छोड़ दिया, मगर उससे आगे यूपी की बसों की एंट्री की इजाज़त नहीं है, इसलिए ये आगे का रास्ता पैदल ही नाप रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो नज़ारा सड़कों पर देखने को मिला कि लोग पैदल चलने को मजबूर रहे, वही स्थिति आज भी है। मैं आपको दिखाऊं कि देहरादून में जो लोग पहुंच रहे हैं वो लोग मजबूर हैं सड़कों पर चलने के लिए, और पैदल उनको कई किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हों या फिर सामान हो, अपने पूरे परिवार के साथ ये लोग जो है सड़कों पर हैं, और आप देखेंगे कि कई किलोमीटर के ये सफ़र जो है इन लोगों को तय करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, और यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है आशा रोड़ी चेक पोस्ट, उससे पहले ही एक डाटकाली मंदिर है जहाँ पर इन तमाम लोगों को बसों के द्वारा उतार दिया जा रहा है, और उसके बाद 10-10 किलोमीटर का लंबा पैदल सफ़र इनको करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में एंट्री के लिए पास बनवाना ज़रूरी है। प्रशासन का सख्त निर्देश है कि पास के बगैर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। जो लोग भी इस तरीके से यहाँ आ रहे होंगे, अगर रजिस्ट्रेशन के बिना आ रहे हैं तो बिना रजिस्ट्रेशन के उनको प्रवेश अंदर नहीं दिया जाएगा। मगर इन पैदल यात्रियों के लिए ना कोई नियम कायदा, ना ही इनकी तकलीफ प्रशासन को दिखाई दे रही है। मैं सहारनपुर से आया और मुझे लाडपुर जाना है, और डांटकाली पर रोडवे ने उतार दिया। सहारनपुर से चली बस और डांटकाली पर उतार दिया। अब मैं पैदल आ रहा हूँ सर यहाँ तक, और आप देख लीजिए गर्मी में क्या हाल है। काफ़ी यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। सहारनपुर में काफ़ी लोग परेशान होते रहते हैं। तब हमारे अधिकारियों ने और हमारे जो है वो उच्च अधिकारी जो भी लोग हैं सब ऊपर वाले, उन्होंने जो है बॉर्डर तक की गाड़ियां चलाने का आदेश दिया कि गाड़ी बॉर्डर तक लेकर जाओ। हर रोज 20 से 25 बसें यात्रियों को लेकर आ रही हैं, जिनमें करीब 500 यात्री हर दिन आ रहे हैं। मगर यूपी बॉर्डर पर बस से उतरने के बाद इन्हें आगे का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ता है। लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ से जो संसाधन हैं वो क्यों नहीं हैं, और आखिर ये बॉर्डर्स कब खुलेंगे, और जो कोरोना की स्थिति है वो कब जाकर सही हो सकेगी। ये आने वाले भविष्य के गर्त में छिपी हुई बातें हैं, लेकिन ये जो वक्त है, इस वक्त में एक मजदूर मजबूर ज़रूर है। प्रशासन के पास ये तक आंकड़ा नहीं है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनमें कितने लोग स्वस्थ हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इन लोगों पर प्रशासन कैसे निगरानी रखेगा। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोटद्वार से, जहां कोरोना के 5 नए एक्टिव केस मिले हैं। बड़ी खबर कोटद्वार से आपको बता रहे हैं, कोरोना के 5 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना के केस मिलने पर 2 बस्तियां सील की गई हैं। सिडकुल कम्युनिटी हॉल कोविड सेंटर के लिए चयनित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटद्वार में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद 2 बस्तियों को सील कर दिया गया है। देहरादून के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब देहरादून शहर में सिर्फ रविवार के दिन बाजार बंद रहेगा। अभी तक शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए बाजार बंदी का ऐलान किया गया था। देहरादून जिले में मौजूदा समय में कोरोना के मरीजों की संख्या 1938 है, जबकि 447 एक्टिव केस हैं। अभी तक 1411 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक्टिव केस के हिसाब से देहरादून चौथे नंबर पर है। उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं बन जाती है, इससे बचने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। तो अब सिर्फ रविवार को ही बाजार बंद रहेगा। इस बार ये 2 दिन के लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि जो भी तहसील हैं, और इन 2 दिन के लॉकडाउन के पहले बीच में जो व्यवस्था की गई थी कि तहसील वाइज बाजार साप्ताहिक बंद हुआ करते थे, उसी तरीके की व्यवस्था इस बार भी रहेगी, और साप्ताहिक रूप से बाजार जो है बंद किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। जो पुराने में जैसे तहसीलों से बात करके, व्यापार मंडल से बात करके, वहाँ के उप जिलाधिकारियों ने जिस तरीके से हमें अवगत कराया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी 2 सप्ताह जो 2 दिन तक बंद रहा है सैटरडे संडे, उसके पहले की वो व्यवस्था लागू कर दी जाए। कोरोना के मामले
बड़ा इस पर समझ लेना चाहिए कि बढ़ेंगे। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है, सतर्कता ही इसका इलाज है। हम जितने सतर्क रहेंगे, जितनी आपसी डिस्टेंस बना के रहेंगे, वही इसका समाधान है हाल फिलहाल। और इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार दुनिया से आग्रह कर रहा है कि आप सतर्क रहिए, और वो ये भी कह रहा है कि ये लंबे समय तक चल सकता है। कोरोना की वजह से इस बार लगता नहीं कि हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हो सकेगा। जिस तरह से हालात हैं उसे देखते हुए अधिकारी अभी ये साफ साफ नहीं कह पा रहे हैं कि कुंभ मेला होगा या नहीं। कोरोना ने इस बार ऐसी दहशत मचाई कि हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन पर भी ग्रहण लग सकता है। एक तरफ कुंभ के कामों की तैयारियां कछुए से भी कम रफ्तार से चल रही हैं, जिससे लगता नहीं है कि इस बार कुंभ हो पाएगा। अब आप मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बयान सुनिए। आपने देखा होगा अभी कांवड़ मेला जो है, तो कांवड़ मेला को नियंत्रित किया गया, बहुत कम लोग आ गए थे। तो कुंभ में भी जो भीड़ है उसको नियंत्रण में रखा जाएगा, और वो उस समय की स्थिति के अनुसार होगी। अगर वैक्सीन पहले आ जाती है तब तो हमें बहुत परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं आती तो निश्चित रूप से हमें जो वहाँ आने वाली भीड़ है उसको नियंत्रित करना होगा। मुख्य सचिव महोदय का कहना है कि अगर कोरोना की वैक्सीन बन जाती है तो कुंभ को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है, वरना कुंभ का आयोजन मुश्किल लग रहा है। मतलब साफ है कि कुंभ को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो हर किसी को इस बात की चिंता है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। हालांकि मेला अधिकारी को अभी भी उम्मीद है कि इतने कम समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारे काम हमारे इनकी प्रोग्रेस अच्छी है, कोई 65% पे है, कोई 70% पे है, कोई 55 पे है, और इन सब की डेडलाइन नवंबर 15 है। इनकी मॉनिटरिंग मैं खुद कर रहा हूँ, शासन से भी हो रही है। ये सभी समय रहते हो जाएंगे। दूसरे तरह के हमारे काम होते हैं जो टेम्प्रेरी होते हैं, जो कि नॉर्मली अक्टूबर फर्स्ट वीक से शुरू होते हैं। इसमें ड्रेसिंग लेवलिंग है, पानी की व्यवस्था है, बिजली है, इसके अलावा हमारे टेम्प्रेरी ब्रिजेज़ हैं। इन सब कामों के जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं वो बन चुके हैं, इनकी DPRs बन चुकी हैं, और इनको हम तत्कालिक 2021 में धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होना है। महाकुंभ के स्नान के लिए देश के साथ विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह आयोजन न सिर्फ अखाड़ों के साधु संतों के लिए खास है, बल्कि इससे देश के करोड़ों लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। यह आयोजन इतना बड़ा होता है कि इसकी तैयारियां काफ़ी पहले ही शुरू कर दी जाती हैं। कुंभ की तैयारियों में पहले से ही देरी हो रही थी, ऊपर से कोरोना की वजह से तैयारियां और धीमी पड़ गई। अगर तैयारियां पूरी कर ली जाती तो फिर कोरोना के संक्रमण के चलते क्या सरकार इतने बड़े आयोजन को करने की इजाज़त दे पाएगी? कोरोना की वजह से इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित करनी पड़ी। पिथौरागढ़ के लिपुलेख से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू नहीं हो पाई। चारधाम यात्रा भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई। जाहिर है कुंभ पर भी कोरोना का संकट मंडरा रहा। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, ABP गंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में कोरोना वायरस काल के बीच अब राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग अलग विभागों में संचालित स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर ली है। इसके लिए एक कमेटी गठित हुई है। ये कमेटी पलायन आयोग के उपाध्यक्ष SS नेगी की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार आलोक भट्ट और महेंद्र सिंह कुंवर को सदस्य बनाया गया है। तो स्वरोजगार पर सरकार का जोर है। एक और बहुत बड़ी पहल है। मेन पर्पस ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में स्वरोजगार योजनाएं चल रही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अंडर में ही एक इस सेल को गठित किया है, जिससे कि सभी जो योजनाएं चल रही हैं उनमें समन्वय हो, उनकी समीक्षा हो, और हमारे जो प्रदेश के नौजवान हैं उनको स्वरोजगार का रास्ता मिले, और स्वरोजगार से ही रोज़गार उत्पन्न होगा। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं अपना रोजगार कमाएं। हरिद्वार के लक्सर में कोरोना से संक्रमित महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने फौरन ही
शहर के तमाम प्राइवेट अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही शहर की लैब के मानकों की भी जांच की गई। तो लक्सर में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया और वहां क्या कुछ व्यवस्था है, क्या इंतजाम है, उसकी जानकारी ली। ऑक्सीमक हमको जितनी भी सारी प्राइवेट लैब है इनका ऑक्सीमक निरीक्षण करना है और ये देखना कि वो कोविड की जांच कर रहे हैं, मलेरिया की जांच कर रहे हैं, ये डेंगू की जांच कर रहे हैं और उनके पास क्या क्या मानक हैं, किस मानक से हैं, उनके पास ऑथेंटिक प्रमाण पत्र हैं, एस्टेब्लिश क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भी वो कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं जिनका हम निरीक्षण कर रहे हैं। और अब नजर उत्तराखंड के 13 जिलों की 13 खबरों पर फटाफट अंदाज में। बाजपुर में आशा वर्कर 11 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी, तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। रामनगर में गर्भवती महिला निकली कोरोना पॉजिटिव, महिला को किया गया आइसोलेट। टिहरी में डीएम ने किया मुनि की रेती क्षेत्र में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। कटिमा में 3 दिन के भीतर कोरोना के 60 मरीज, सभी संक्रमितों को किया गया आइसोलेट। रामनगर में किया गया रक्षा किट का वितरण, फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोगों को बांटी गई किट। टनकपुर के इमली पड़ाव और मनिहार गोट को बनाया गया कंटेनमेंट जोन, सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही आपूर्ति। देहरादून में मास्क लेने के लिए जल्द लगेंगी मशीनें, 5 रुपए का सिक्का डालकर लिया जा सकेगा मास्क। बाजपुर में क्रेन की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, हादसे के बाद क्रेन चालक मौके से फरार। कोटद्वार में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने दिया धरना, ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने की मांग। रुड़की के कई इलाकों में जल भराव से परेशानी, मानसून के सीजन में लोगों को सता रहा डेंगू का डर। बागेश्वर में नदी पर बनी पुलिया टूटी, मनरेगा के तहत बनी थी पुलिया, महज 1 महीने में ही ध्वस्त हो गई। पिथौरागढ़ में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए शिक्षक, राहत कैंप में रह रहे लोगों को बांटा जरूरी सामान। रुड़की स्थित पिरान कलियर की दरगाह खुली, जायरीनों के लिए खोली गई दरगाह।